आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। द टॉपिक इज डायमेंशन एनालिसिस। ओके, सो डायमेंशन एनालिसिस में हम बात करते हैं जो एम ऑफ द टॉपिक की अगर बात करें तो एम ऑफ टॉपिक इज द डेवलपमेंट ऑफ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। ठीक है, जो भी एक पर्टिकुलर आपको सिस्टम दिया गया है, ठीक है, उस सिस्टम के अंदर हम रिलेशनशिप डेवलप करते हैं वेरिएबल्स के बीच में। वेरिएबल्स, जैसे आपको पता है कि एक आप फॉर्मूला पढ़ते थे टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2π√L/g। ठीक है, तो जो एक लेंथ हो गई और एक आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया ड्यू टू द ग्रेविटी, ड्यू टू द कोर ऑफ द अर्थ। सो जी, एल एंड टाइम पीरियड टी में क्या रिलेशन होगा, तो इस तरह की जो रिलेशन है वो हम डेवलप करते हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज द एम ऑफ द टॉपिक इज द मॉडल एंड सिमिलिट्यूड इन स्टडीज। मतलब क्या हुआ, मॉडल एंड सिमिलैरिटी, मॉडल एंड प्रोटोटाइप की सिमिलैरिटीज की जो स्टडी है, लाइक ज्योमेट्रिकल सिमिलैरिटीज, काइनेमेटिक सिमिलैरिटीज एंड डायनामिक सिमिलैरिटी। इन तीनों सिमिलैरिटी को हम देखते हैं। उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं कि हम पर्टिकुलर जो फोर्स एनालिसिस हम डायनामिक सिमिलैरिटी में कर रहे हैं, उस फोर्स एनालिसिस के अंदर हमारे अलग अलग डायमेंशन लेस नंबर्स यूज होते हैं, लाइक यूलर नंबर, ठीक है, मैक नंबर, रेनॉल्ड नंबर, फ्राउड नंबर, वेवर नंबर। ये सारे नंबर्स जितने भी हमारे पास यूज हो रहे हैं वो सारे के सारे हम इस चैप्टर में डील करने वाले हैं। तो इस चैप्टर का बेसिक एम जो है वो है, एक तो हमारा फंक्शनल रिलेशनशिप को डेवलप करना। लाइक अगर मैं आपसे कहूँ टाइम पीरियड, ठीक, लाइक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें टाइम पीरियड, साथ ही हम बात करें लेंथ की, जैसे पेंडुलम होता है तो पेंडुलम की एक पर्टिकुलर लेंथ है, इस पर एक जी काम कर रहा है, ग्रेविटी कोर किसे खींच रही है, और साथ ही यहाँ पर जो इसका टाइम पीरियड है, मान लीजिए यहाँ पर ये बंधा हुआ है और ये यहाँ पर ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो जो यहाँ टाइम पीरियड आएगा एल और जी में क्या रिलेशन आएगा, तो उसकी स्टडी किस तरह से की जाती है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनलेस पैरामीटर्स। ठीक है, जिसे हम पाई थ्योरम्स के हिसाब से पाई टर्म्स भी बोलते हैं। तो यहाँ बेसिकली जो हम टाइम पीरियड एल जी में रिलेशन देखेंगे उसको हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे अभी। एंड नेक्स्ट जो चीज़ है मॉडल्स एंड सिमिलरिटी इन स्टडीज, लाइक मॉडल्स जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, एंड प्रोटोटाइप्स जो एक्चुअल है हमारे लिए। ठीक है, अभी ये एक्चुअल है या नहीं है उसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा जस्ट अभी। ठीक है, तो मॉडल एंड प्रोटोटाइप, इन दोनों की सिमिलरिटीज स्टडीज। सिमिलैरिटी किस तरह की, सिमिलैरिटी में हम बात कर लेते हैं, लाइक इनकी जो सिमिलैरिटी है, लाइक हमारा जो लेंथ वाइज होता है, लेंथ डायमेंशन, बेसिकली हम क्या बोल देंगे, काइनेमेटिक सिमिलैरिटीज, डायनामिक सिमिलैरिटीज। ठीक है, डायनामिक सिमिलैरिटीज। तो ये सारी सिमिलैरिटीज हम फर्दर आगे अभी पढ़ने वाले हैं, जितनी भी हमारी सिमिलैरिटीज यहाँ पर यूज होने वाली हैं। लाइक एक स्ट्रक्चर है, मान लीजिए प्रोटोटाइप की अगर मैं बात करूँ, जस्ट छोटा सा एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। प्रोटोटाइप की बात करते हैं तो मान लीजिए एक मॉडल है और एक प्रोटोटाइप है। मॉडल क्या होता है, प्रोटोटाइप क्या होता है, पहले आप इसको जरा सा जल्दी से समझिए। मॉडल क्या होता है, प्रोटोटाइप क्या होता है। प्रोटोटाइप हमेशा छोटा होगा, मॉडल हमेशा छोटा होगा, ऐसा कुछ होता है कि आपके माइंड में? नहीं। देखिए प्लीज इस चीज को एकदम क्लियर रखिए। मॉडल लाइक ए खिलौना, मॉडल क्या होता है, लाइक ए खिलौना। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, खिलौना क्या है, मॉडल है। ठीक है, अगर मॉडल एक खिलौना है तो प्रोटोटाइप क्या हो गया, एक एक्चुअल, प्रोटोटाइप क्या हो गया, एक एक्चुअल हमें जो डिजाइन चाहिए। प्रोटोटाइप क्या है, कि एक्चुअल डिजाइन जो हमें चाहिए। तो आप खिलौने को या तो बड़ा बना सकते हो या छोटा बना सकते हो। बड़ा किस सेंस में बनाएंगे, छोटा किस सेंस में बनाएंगे, उसको देखिएगा। लाइक आपने बचपन में कार से खेला होगा, तो कार क्या होती है, प्रोटोटाइप होती है, जो हम रियल में जिस कार में बैठते हैं, जिसमें हम बैठते हैं, दैट इज द प्रोटोटाइप, जो कि एक्चुअल है। तो आप अगर इसको डायमेंशनली डिजाइन करोगे, ठीक है, अगर इसको डिजाइन करना है तो आप क्या कर रहे हैं, एक छोटे से पार्ट में उस कार को बना रहे हो। तो उसका जो स्ट्रक्चरल, जो हमारे पास स्केलिंग है लेंथ वाइज, ठीक है, जो हमारे पास लेंथ वाइज स्केलिंग है, ठीक है, जो हमारे पास लेंथ वाइज स्केलिंग है, उस लेंथ वाइज स्केलिंग को भी हमें क्या करना होगा, यहाँ पर यूज करना होगा। लाइक जो हमारी ज्योमेट्री है, ठीक है, जो हमारी ज्योमेट्री है, तो मान लीजिए ये यहाँ पर एल लेंथ की है और इसका विड्थ क्या है, वी है। तो एल और बी हमारे लिए हमने अपने हिसाब से इस एक्चुअल कार के, मतलब इस एक्चुअल बॉडी के हिसाब से एल को भी उसी रेशियो में यूज किया और बी को भी हमने उसी रेशियो में यूज किया। तो ये वैल्यू एक्चुअल थी, जबकि ये हमने किसकी ले ली, मॉडल की। तो हम किसी बड़े एक्चुअल प्रोटोटाइप का जब छोटा पार्ट बनाते हैं तो उसे कहते हैं मॉडल। तो मॉडल क्या हुआ इस केस में, प्रोटोटाइप से छोटा। वाइल अगर मुझे आपसे कहना हो कि भाई मुझे एक काम करना है, मुझे एक सिरिंज बनानी है जिसमें होल हो एकदम नैनोमीटर्स का,
एक सिरिंज बनानी है जिसमें होल हो नैनोमीटर्स का, और उसमें क्या है प्रेशर कितना डेवलप होना चाहिए, नैनोमीटर्स की जो सिरिंज है, समझ रहे हो ना, जो होल है सिरिंज है, इंजेक्शन बोलते हैं ना। तो मान लीजिए आपको अगर मान लीजिए यहाँ इंजेक्शंस लगाना है, जैसे कि आजकल क्या होता है कि कुछ जैसे भाई बीमारियां ऑब्वियस चली रही है, ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इसके लिए अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ हम एक सिरिंज लेके चल रहे हैं, वो सिरिंज यहाँ पर होल कर रही है, उसके अंदर हमने नैनोमीटर्स का होल किया हुआ है, तो उसके अंदर कुछ प्रेशर भी होगा, जब इंजेक्ट करेंगे उसमें फ्लूइड को तो उसका प्रेशर भी होगा। तो ये स्टडी आप एक्चुअली नैनोमीटर्स में कर पाओगे अगर आपको इसकी स्टडी करनी है, सिर्फ और सिर्फ स्टडी पहले कि हाँ यार यहाँ पर ये सही चीज़ें होंगी भी एग्जीक्यूट या नहीं होंगी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप बेसिकली क्या करेंगे कि आप यहाँ पर उसके लिए जो मॉडल यूज करेंगे, दिस इज द प्रोटोटाइप, ये है एक्चुअल नैनोमीटर्स में, समझ रहे हैं मेरी बात को, ये है एक्चुअल जो कि है नैनोमीटर्स में। तो इसके लिए आप मॉडल को क्या बनाएंगे, बिग। इसके लिए मॉडल को बनाना पड़ेगा बिग, आपको पहले ही वहां उसके ज्योमेट्रिकली उसके रेशो के साथ में एक सिरिंज लेनी पड़ेगी बड़ी, ठीक है, उसमें होल करना पड़ेगा बड़ा, तो वो नैनोमीटर में नहीं होगा, उसके बाद उसमें जो फ्लूइड भेजोगे, जो फोर्सेस लगाओगे वो उसी रेशो में रहेंगी। तो अब ये जो मॉडल हो गया वो आपके लिए हो गया बिग, और ये हो गई प्रोटोटाइप एक्चुअल में स्मॉल। तो हमेशा ये नहीं बोला जाता है कि प्रोटोटाइप एक्चुअल जो प्रोटोटाइप होता है वो हमेशा बिग ही होगा, ठीक है, लार्ज नहीं होगा, जरूरी नहीं है। हमेशा मेन चीज होती है हमारी स्केलिंग, कि हमें स्केलिंग देखनी है, स्केलिंग हमें ऐसी रखनी है कि स्केल रेशियो हमारा सेम रहे, चाहे वो हमारी ज्योमेट्रिकल का हो, चाहे लेंथ रेशियो हो, चाहे लेंथ स्केल रेशियो हो, चाहे हमारा वेलोसिटी स्केल रेशियो हो, एक्सेलरेशन स्केल रेशियो हो, या फिर हमारा डायनामिक मतलब फोर्स स्केल रेशियो, वो हमारा सेम होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको यहाँ से ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं एम ऑफ द टॉपिक के बाद में हम चलते हैं रिले मेथड्स। रिले मेथड मतलब जो फंक्शनल रिलेशनशिप डेवलप करता है, फंक्शनल रिलेशनशिप, मैंने कहा ना इस चैप्टर में हम ये चीज भी देखेंगे। तो फंक्शनल रिलेशनशिप कैसे डेवलप की जाती है, आप इस चीज को देखिएगा, फंक्शनल रिलेशनशिप कैसे डेवलप की जाएगी। लाइक मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पर, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन LG, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड। तो क्या करेंगे आप, आपको पता है एक कंडीशन दे रखी है आपको कि जो टाइम पीरियड है वो किसका फंक्शन है, L का एंड G का। तो आप क्या करेंगे, जो टाइम पीरियड है वो तो हो गया हमारे पास सीधा T, तो इनकी आप यहाँ पर डायमेंशंस लिख देंगे, विमाएं लिख देंगे, डायमेंशंस लिख देंगे। तो यहाँ पर T की डायमेंशन क्या होगी, मान लीजिए यहाँ पर T इक्वल टू हमने कोई कांस्टेंट ले लिया L इंटू जी। अभी ये L की पावर में क्या लेंगे, ऑब्वियस हमें पता नहीं है ना डायरेक्टली क्या है, L स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है या G के हाफ के प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल हमें नहीं पता। तो हम क्या लेंगे अभी, L की पावर A एंड G की पावर B। सो T इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ L की पावर A एंड G की पावर B। अब देखिएगा इनके आप डायमेंशंस लिखिएगा, डायमेंशंस फॉर्म में अपने अगर इसे लिखा तो क्या लिखेंगे, टाइम की डायमेंशन क्या होती है, टाइम बेसिकली क्या होता है टाइम, तो इसी ये हो गया T। कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होगी तो कांस्टेंट की डायमेंशन हम नहीं लिख रहे। L की क्या है, लेंथ है, लेंथ की पावर A हो गई, ठीक है। और जो G है, G बेसिकली क्या होता है, G तो एक्सेलरेशन होता है ना, मतलब ये क्या हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब LT-2, ठीक है। तो यहाँ LT-2 G के लिए क्या लिख दिया मैंने, LT-2 की पावर B। बात क्लियर है। अब इस चीज को हम क्या कर लेंगे, पहले L वाले जो चीजें हैं उनकी पावर्स को लिखो, यहाँ पर L की पावर A हो गई, इधर L की पावर B और T की पावर -2B, ठीक है। ये चीज हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, L की पावर A प्लस B एंड T की पावर -2B, ये चीज हो गई यहाँ से, ठीक है, T की पावर -2B। इसके बाद L की पावर A, L की पावर B, L लेंथ हो गया हमारे पास, G हमारे पास टाइम, G हमारे पास क्या है LT-2 है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यहाँ पर ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से ये हो गया -2B। यहाँ T की पावर क्या है, अब देखिएगा यहाँ पर, यहाँ T की पावर क्या है, T की पावर 1। तो T की पावर 1 है तो अब क्या क्या होगा, इसको अब देखते हैं जल्दी से। T की पावर 1 है तो क्या क्या होगा, आपके पास क्या है, T की पावर 1 है ना, सीधा यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को, ठीक है। अब इक्वेशन को इक्वेट कीजिए, L की पावर क्या मान लोगे, यहाँ पर L की पावर 0 मान लोगे, भाई यहाँ पर कुछ नहीं है तो L की पावर 0 होगी ना, L की पावर 0, उसके बाद M भी होता है तो मास की पावर भी 0, T की पावर क्या है 1, ये बराबर हो गया किसके, L की पावर A प्लस B, T की पावर -2B एंड M जो है हमने यहाँ पर उसके पावर में ले रखा है 0 क्योंकि मास तो था नहीं, ठीक है। तो यहाँ जो कंडीशन बन के आ गई वो मास की कंडीशन में, यहाँ पर जो कंडीशन बन के आ रही है उसमें क्या हुआ, जरा इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या हुआ, 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक इक्वेशन A प्लस B और दूसरी इक्वेशन क्या आ गई 1 इक्वल टू -2B, 1 इक्वल टू -2B। तो अगर मैंने इसको कंपेयर किया, यहाँ पर तो क्या गया 0 इक्वल टू A प्लस B एंड 1 इक्वल टू -2B। सो
b की वैल्यू आ गई -1/2 एंड b की वैल्यू -1/2 जब इसमें रखेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी +1/2। बस अब ये चीज यहाँ पर रख दीजिएगा इक्वेशन 1 में। क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 में रखने पर, क्या हो जाएगा, t इज प्रोपोर्शनल टू l टू द पावर a मतलब 1/2, g टू द पावर -1/2, तो g को नीचे लेके चले l/g की पावर 1/2 मतलब अंडर रूट t इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू l/g। बस इसी कॉन्स्टेंट की वैल्यू हम क्या मान के सकते हैं, 2π। सो t इक्वल टू 2π अंडर रूट l/g। ये देखिएगा रिलेशन आ गया ना, किससे आया, दिस इज द रेले मेथड। इसे क्या बोलते हैं हम, रेले मेथड, जो फंक्शनल रिलेशनशिप को डेवलप करता है। ये हो गया हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का पहला एम, इस चैप्टर का पहला एम। एकदम क्लियर है, ठीक है। उम्मीद है आपने ये चीजें पढ़ी हुई हैं, ठीक है, पहले अपने क्लास लेवल में भी, अपने स्कूल लेवल में भी, तो इन चीजों को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। अब जो इसका मेन एम है इस चैप्टर का, जिसमें हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चन भी आने के चांसेस काफी रहते हैं, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से, बट प्लीज इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में मत जाना, इसके बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे अगर आएंगे तो, ठीक है। अभी जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, वो है यहाँ पर ये, इस टॉपिक की, ये डिफरेंट टाइप ऑफ द फोर्सेस इन द फ्लूइड फ्लो सिस्टम। लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस क्या हो गए, जैसे इनर्शिया फोर्स होता है। इनर्शिया फोर्स क्या होता है बेसिकली, इनर्शिया फोर्स जिसे हम Fi से रिप्रेजेंट करते हैं। Fi क्या होता है, Fi इक्वल टू क्या हो जाता है, m में। जो इनर्शिया फोर्स होता है वो हमारे पास क्या होता है, m में। न्यूटन साहब ने भी बताया था, डी एल्बर्ट साहब ने इस चीज को पूरा अच्छे से समझा दिया था। तो Fi इक्वल टू क्या हो गया, m में। अब मास क्या हो गया हमारे पास, अगर मैं इस चीज को रिप्रेजेंट करूं इन द डायमेंशनल टर्म्स, इन द डायमेंशनल टर्म्स, तो क्या क्या हो जाएगा, मास को हम क्या लिख सकते हैं, रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम लिख रहा हूँ, इंटू ए को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी डिवाइडेड बाई, ये वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। तो इसे क्या लिखेंगे, रो तो रो ही रहने दो, ठीक है। रो इज ए प्रॉपर्टी ना, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, नॉर्मली जनरली। तो यहाँ पर क्या हो गया, रो अभी आप प्रॉपर्टी मान के उसको ऐसे का ऐसे रखेंगे। रो वॉल्यूम क्या हो गया, एल क्यूब, ये क्या हो गया, वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यूब, इनटू वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी रख लेते हैं, डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक LYT को ध्यान से समझिएगा, एक LYT को आप वेलोसिटी बोल सकते हो, तो एक L के नीचे T लिख दिया, एक L स्क्वायर बचा, एक B बचा, क्या बन जाएगा ये, रो इंटू, यहाँ पर LYT को V लिख सकते हैं, L स्क्वायर पहले लिख लिया, इंटू V, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रो L स्क्वायर V स्क्वायर। प्लीज इसको याद रखिएगा, जो मैं ये फाइनली लेके आया हूँ इसको याद रखिएगा, Fi इक्वल टू रो L स्क्वायर V स्क्वायर। ये कभी कभी क्वेश्चन सीधा आ जाता है, इनर्शिया फोर्स इक्वल टू रो L स्क्वायर V स्क्वायर। एकदम क्लियर है, ठीक है, ओके, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, विस्कस फोर्स की बात अगर करें, और हाँ साथ ही एक चीज और याद रखिएगा, जब भी आपको कुछ भी यहाँ पर समझ में ना आए तो प्लीज 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 पूछ लीजिएगा, ठीक है, प्लीज पूछ लीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। विस्कस फोर्स क्या होता है, आपको पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से, टाउ इक्वल टू म्यू du अपॉन dy। सो अगर इसको डायमेंशन के फॉर्म में लिखना है, डायमेंशन के फॉर्म में, सो क्या हो जाएगा, यहाँ पर म्यू की वैल्यू तो म्यू ही है, दैट इज द प्रॉपर्टी, म्यू तो म्यू ही लिखोगे। यू क्या है यहाँ पर, यू तो हो गई वेलोसिटी, जैसे मैंने v रिप्रेजेंट किया है तो मैं v ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अपॉन में dy क्या हो गया बेसिकली l, ठीक है। तो ये क्या हो गया, म्यू v बाई l, बट दिस इज द टाउ। मैं बात कर रहा हूँ फोर्स की, फोर्स क्या होता है, फोर्स जो होगा विस्कस, FV लिख दिया, वो क्या होगा, टाउ इंटू ए। तो बस ये यहाँ पर जो आया था निकल के, म्यू v बाई l इंटू ए करेंगे, ए का मतलब क्या हो गया, लेंथ स्क्वायर, ठीक है। डायमेंशन टर्म लिख रहा हूँ ना, डायमेंशन टर्म, सो एक L से एक L कैंसिल, म्यू वी एल। तो याद रखिएगा इसको, फॉर्मूले को भी, जो मैं यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, जो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, उन पर ध्यान देना। FV इक्वल टू म्यू वी एल इज द टर्म फॉर द विस्कस फोर्स। डायमेंशनली ये जो टर्म है विस्कस फोर्स की क्या आ जाती है, म्यू वी एल। डायरेक्टली याद रखिएगा, बहुत जरूरी है ये चीज समझनी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रेशर फोर्स क्या होता है, आपको उम्मीद है याद होगा कि आप यहाँ पर डेल्टा पी पढ़ते हैं, डेल्टा पी इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो ये जो एफ है इसको मैं एफ पी बोल दूं, प्रेशर फोर्स इक्वल टू डेल्टा पी इंटू एरिया, ठीक है। एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर डायमेंशनली, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा पी इंटू एल स्क्वायर, या इसे अगर हम डेल्टा पी बोलें या सीधा भी पी बोल सकते हैं, ठीक है, गेज प्रेशर के हिसाब से। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ तो एफ पी इक्वल टू डेल्टा पी इंटू एल स्क्वायर, ये टर्म भी याद रखिएगा, दिस इज द प्रेशर फोर्स। दिस इज द प्रेशर फोर्स इन द डायमेंशनल टर्म्स, ये वाली डायमेंशनल टर्म्स में हो गई प्रेशर फोर्स, ठीक है। उम्मीद है ये तीन फोर्सेस याद हो गई, अच्छे से समझ में आ गई हैं। नेक्स्ट की बात करें ग्रेविटी फोर्स क्या होती है,
एफ ग्रेविटी एफ जी लिख दिया, इसे क्या हो जाएगी एम इंटू जी, यही तो होता है वेट हमारा एम इंटू जी। यहाँ एम इंटू ए क्यों लिखेंगे भाई, यहाँ तो एम इंटू जी हो गया। जी को आपको कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या, नहीं, जी तो जी हो गया ना, जी तो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो कोई अपनी आपका कोई एक्सेलरेशन थोड़ी है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, मतलब कोर हमें कितनी वेलोसिटी को चेंज करते हुए खींच रहा है अपनी तरफ। एम क्या होता है रो इंटू वॉल्यूम, एन एम क्या होता है रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम एम इक्वल टू, तो ये आपको पता है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एम की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं रो इंटू वी, एम की वैल्यू को रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी, वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया डायमेंशनल टर्म में एल क्यूब इंटू जी, तो एक तरह से प्रॉपर्टी हो गई ना, इसे भी आप साथ ही रख लेंगे, तो एफ जी फाइनली क्या निकल के आ गया रो जी एल क्यूब, एफ जी क्या निकल के आ गया रो जी एल क्यूब, इसको याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से, दिस इज दी ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी फोर्स क्या होता है रो एल क्यूब इंटू जी, रो एल क्यूब इंटू जी या रो जी एल क्यूब। नेक्स्ट फोर्स है सरफेस टेंशन फोर्स, उम्मीद है आपको याद होगा सरफेस टेंशन की डेफिनेशन, सिग्मा इक्वल टू फोर्स अपॉन में लेंथ, तो यहां से सीधा एफ सिग्मा निकल के आ गया, एफ इसे एफ में सिग्मा ही लिख रहा हूँ, सरफेस टेंशन को एफ सिग्मा ऐसे करके, तो ये क्या आ जाएगा सिग्मा इंटू एल, ये तो खुद में एक डायमेंशनल टर्म हो गया, ठीक है, सिग्मा तो हमारी सरफेस प्रॉपर्टी होगी, सरफेस जो सरफेस टेंशन है, ठीक है, इनटू में एल हो गया हमारे पास, ठीक, तो ये हो गया फोर्स, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया कंप्रेसिबिलिटी फोर्स और इलास्टिक फोर्स। आपको याद होगा कि जब हम बात करते हैं इसकी कंप्रेसिबिलिटी और इलास्टिक फोर्स, ये दूसरा नाम है इसका इलास्टिक फोर्स, कंप्रेसिबिलिटी और इलास्टिक फोर्स। तो कंप्रेसिबिलिटी में हम हमेशा बात करते हैं बल्क मॉडुलस की, हम हर तरफ से उसे कंप्रेस कर रहे हैं, तो आपको याद होगा बल्क मॉडुलस वाला एक फॉर्मूला हम यूज किया करते हैं, ठीक है, तो बल्क मॉडुलस के फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी में, बल्क मॉडुलस के फोर्स के हिसाब से हम क्या यूज कर सकते हैं, जो हमारे पास बल्क मॉडुलस होता है, जो हमारे पास बल्क मॉडुलस होता है वो क्या हो जाता है, इस आपके पास सीधा मेगा पास्कल में होता है ना, मेगा पास्कल मतलब फोर्स अपॉन एरिया, तो सीधा यहाँ पर फोर्स अपॉन एरिया ले सकते हैं डायमेंशनली, तो डायमेंशनली अगर फोर्स अपॉन एरिया लेके चल रहे हैं तो फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी ऐसे लिख रहा हूँ एफ कंप्रेसिबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा के, जो कि है बल्क मॉडुलस, क्या है बल्क मॉडुलस, क्योंकि आपको तो क्या लेके चलना होता है डायमेंशनल टर्म, सो के इंटू एल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, दिस इज दी कंप्रेसिबिलिटी फोर्स का डायमेंशनल टर्म, एफ कंप्रेसिबल इक्वल टू क्या हो गया के एल स्क्वायर। तो ये कुछ फोर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स हैं, जो कि आपके इस चैप्टर में यूज होते हैं, हमने यूज कर लिया यहाँ पर 6 फोर्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है, उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं हम जो नेक्स्ट हमारा फर्दर पार्ट होता है, जो इस चैप्टर का सबसे मेन पार्ट है, ठीक है, डिफरेंट नॉन डायमेंशनल नंबर्स इन द फ्लूइड फ्लो सिस्टम। नॉन डायमेंशनल, मैंने बात अभी तक जितनी भी की थी वो फोर्सेस की थी, और फोर्सेस की डायमेंशन होती है, फोर्सेस की डायमेंशन होती है, बट अब मैं बात कर रहा हूँ नंबर्स की, प्लीज मार्क माय वर्ड, गलती मत करना, मैं बात कर रहा हूँ नंबर्स की। ये जो नंबर्स हैं ये कौन से हैं, ये नॉन डायमेंशनल नंबर है, ठीक है। अगर आपसे रेनॉल्ड नंबर पूछ लिया जाए तो रेनॉल्ड नंबर खुद में क्या है नॉन डायमेंशनल, इसका मतलब वो डायमेंशन लेस नंबर है, क्या है वो डायमेंशन लेस, वो फोर्स अपॉन फोर्स है, इसका मतलब क्या हुआ डायमेंशन लेस बन के आ गया। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे, रेनॉल्ड नंबर क्या है, रेनॉल्ड नंबर इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स। हमने सब कुछ पढ़ लिया है, हमने चैप्टर्स में रेनॉल्ड नंबर भी पढ़ लिए हैं, हमने लैमिनार फ्लो में रेनॉल्ड नंबर को अच्छे से पढ़ा है ना, तो इनकी जो फिजिकल मीनिंग है वो हमने फर्दर चैप्टर्स में पढ़ ली है, जो हमने पहले चैप्टर पढ़े थे उनमें हमने इन चीजों को पढ़ लिया है। अब हम सीधा इनको डायमेंशनल एंड डायमेंशन लेस टर्म्स में स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो हमारे पास है रेनॉल्ड नंबर, इट इज डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। तो सीधा आपको क्या करना है, यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर की डेफिनेशन क्या हो गई, एफ आई अपॉन में एफ वी, इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर कुछ निकाला था, उम्मीद है आपको ये चीजें अब याद समझ में आ गई होंगी जो मैंने यहाँ पर काम किया। तो रेनॉल्ड नंबर में इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स, इनर्शिया फोर्स क्या है रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर, जबकि विस्कस फोर्स क्या है म्यू वी एल। बस यहाँ पर हमें इस चीज को यहाँ पर पुट करना है और इसकी आर ई की वैल्यू बतानी है, क्या हो जाएगी एफ आई क्या है, एफ आई क्या है अभी हमने निकाला रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ बी क्या है म्यू वी एल, ठीक है। तो यहाँ से v से वेलोसिटी कैंसिल, एक एल से एक एल कैंसिल, क्या बन गया आर ई इक्वल टू रो वी एल वाई म्यू, ठीक है। ये हमने लैमिनार फ्लो वाले चैप्टर में पढ़ा भी था, बट यहाँ पर हमने ये समझ लिया कि अच्छा डायमेंशनली ये किस तरह से प्रूफ होता है। तो आर ई की वैल्यू रो वी एल वाई म्यू, अब इसकी डायमेंशन में न्यूटन, इसकी डायमेंशन में न्यूटन, दोनों हो गए कैंसिल, तो ये क्या है डायमेंशन लेस नंबर। ये जो डायमेंशन है यहाँ पर डायमेंशन नहीं आएंगी, ये क्या है डायमेंशन लेस या नॉन डायमेंशनल नंबर।
प्लीज इसमें बिल्कुल भी गलती मत करना, ये नॉन डायमेंशनल नंबर है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती आर की, रो वी एल बाई म्यू, जबकि इसकी डायमेंशन है रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर की क्या है न्यूटन, म्यू वी एल की क्या है न्यूटन, इनके डायमेंशन नहीं है यहाँ पर, ये कैंसिल आउट हो चुकी हैं सब डायमेंशन। तो फाइनली आपके पास आंसर आ गया रो वी एल बाई म्यू, या फिर इसको दूसरे रिप्रेजेंट कर लेते हैं वी एल म्यू अपॉन रो, आपको याद होगा म्यू अपॉन रो क्या होता है मेरे पास, न्यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी, म्यू इज द डायनामिक एंड दिस इज द काइनेमेटिक्स, तो वी एल अपॉन न्यू इज द आर ई। ठीक है, तो दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये, तो प्लीज इनको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं रेनॉल्ड नंबर के लिए। तो यहां से अब जो हमारा इस चैप्टर में जो सबसे मेन क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है, वो भी यहाँ पर आपको मैंने लिखा हुआ है क्या, कि आपसे ये पूछा जाता है डायरेक्टली किसी भी पीएसयूज में, किसी भी पीएसयूज में, किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम में ये चीज आपसे पूछी जाती है क्या, कि ठीक है कि रेनॉल्ड नंबर हमारा कौन से फ्लो के लिए यूज होता है। तो देखिएगा रेनॉल्ड नंबर हमारा पास, हमने जब स्टडी किया था लैमिनार फ्लो तो हमने देखा था कि पाइप फ्लो के अंदर हमारा रेनॉल्ड नंबर यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पर विस्कस इफेक्ट हम पढ़ते हैं। तो जहां जहां जिस फ्लो में विस्कस इफेक्ट को हम कंसीडर कर रहे हैं, इनर्शिया इफेक्ट तो हमेशा रहेगा, इनर्शिया इफेक्ट तो हमेशा रहेगा, डीएलएमएस लॉ आपको याद होगा अच्छे से। बट यहां है विस्कस फोर्स का रेशियो, तो विस्कस फोर्स अगर इस फ्लो में है तो विस्कस फोर्स कहां होता है, पाइप फ्लो के अंदर। विस्कस फोर्स कहां होता है, पाइप फ्लो के अंदर। विस्कस फोर्स कहां होता है, समझिएगा इन चीजों को, विस्कस फोर्स कहां होता है, पाइप फ्लो के अंदर। विस्कस फोर्स कहां होता है, बाउंड्री लेयर के अंदर। बाउंड्री लेयर फ्लो के अंदर क्या होता है, बाउंड्री लेयर फ्लो के अंदर विस्कस फोर्स। तो ये दोनों जगह पे क्या लगने वाला है, रेनॉल्ड नंबर। ऐसे ही फर्दर और कहां का, फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इन दी क्लोज्ड पाइप, क्लोज्ड, ओपन नहीं, ओपन चैनल में इस चीज की हम यूज नहीं करेंगे, अभी आपको बताऊंगा मैं वो वहां पर कौन सी चीजें होगी। मोशन ऑफ द सबमरीन कंप्लीटली अंडर वाटर, अगर वाटर में जो सबमरीन है वो कंप्लीटली अंडर है, तो हर तरफ से उसके ऊपर क्या कर रहा है, वाटर लगा हुआ है ना, मतलब विस्कस इफेक्ट पूरा लिया जा रहा है जब सबमरीन पूरी अंदर है। बट अगर सबमरीन बाहर होगी तो उसके लिए कौन सा वाला आपका नंबर लिया जाएगा वो इंपॉर्टेंट है, वो फर्दर अभी मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा बने रहिएगा। मोशन ऑफ सबमरीन कंप्लीटली अंडर वाटर यूज क्या होता है इसकी स्टडी के लिए, आप थोड़ा समझिएगा। जब मैं ये बोल रहा हूं कि सर रेनॉल्ड नंबर का यूज करना है, रेनॉल्ड नंबर का यूज क्यों करना है, रेनॉल्ड नंबर का यूज क्यों करना है, किसके डिजाइन करने के लिए, पाइप के डिजाइन करने के लिए जिसमें पानी फुल चल रहा है, बिल्कुल रेनॉल्ड नंबर यूज कर सकते हैं। कंप्लीटली सबमर्ज्ड सबमरीन के लिए आप रेनॉल्ड नंबर का यूज कर सकते हो, उसकी डिजाइन में कर सकते हो भाई। मोशन ऑफ एयरप्लेन्स, एयरप्लेन्स किसमें होते हैं, कंप्लीटली सबमर्ज्ड, एयर में, है ना भाई। एरोप्लेन किसमें होते हैं, एयर में होते हैं, कंप्लीट सबमर्ज्ड, तो उसके लिए भी क्या यूज कर सकते हो, फोर्स एनालिसिस के लिए, डायनामिक एनालिसिस के लिए, डायनामिक सिमिलैरिटी के लिए एक छोटा सा एरोप्लेन बना सकते हो, उसको उड़ा सकते हो। फिर ये सोचोगे कि हाँ भाई उतने के रेशो के हिसाब से एक बड़ा एरोप्लेन, ठीक है, कमर्शियल एरोप्लेन बनाना है, तो उसकी सिमिलैरिटी डिजाइन करने के लिए रेनॉल्ड नंबर का यूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फ्लो अराउंड द बॉडीज इमर्ज्ड कंप्लीटली अंडर मूविंग फ्लूइड्स, लाइक मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, यहां से मैं पानी को फ्लो करा देता हूं, तो फ्लो उस पानी के कंप्लीटली अंदर है ना, ये जो मार्कर है कंप्लीटली अंदर है, इसका मतलब इसमें भी क्या होगा, रेनॉल्ड नंबर की स्टडी हो सकती है। मान लीजिए आपको ये मार्कर की जगह कुछ एक इस तरह का डिजाइन करना है, बहुत बड़ा सा, तो आप पहले छोटे से पार्ट को फ्लूइड के अंदर से फ्लो करा दो, मतलब फ्लूइड इसके ऊपर से फ्लो करा दो कंप्लीटली सबमर्ज करके, फिर जो बड़ा वाला पार्ट है ना उसके लिए आप डायरेक्टली रेनॉल्ड नंबर का यूज करके और उसकी डायमेंशन बना सकते हो। बात समझ में आ रही है। तो ये डायनामिक सिमिलैरिटी के लिए हमारे नंबर्स यूज होते हैं, क्योंकि इनमें क्या यूज हो रही है, फोर्सेस। वर्ड पर ध्यान दो मेरे, ये जो मैं बोल रहा हूं उनको बिल्कुल भी मिक्स मत करना। मैं क्या बोल रहा हूं, डायनामिक सिमिलैरिटी के लिए अभी तीनों सिमिलैरिटी बताऊंगा, ज्योमेट्रिकल, काइनेमेटिक एंड डायनामिक। डायनामिक सिमिलैरिटी में आप जब फोर्सेस एनालिसिस कर रहे हो, किसमें, मॉडल एंड प्रोटोटाइप, दोनों चीजें हमने समझ ली है। मॉडल एंड प्रोटोटाइप में जब डायनामिक सिमिलैरिटी मतलब फोर्सेस एनालिसिस कर रहे हो, तो आपके अगर वो जो मॉडल एंड प्रोटोटाइप है वो इन चीजों में सेटिस्फाई करती है अपने आप को, तो फिर यहां रेनॉल्ड नंबर का आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाली बात हम कर लेते हैं यूलर नंबर की। यूलर नंबर क्या होता है, उम्मीद है रेनॉल्ड नंबर समझ में आ गया अच्छे से। अब चलते हैं यूलर नंबर। इट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट, इट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द इनर्शिया फोर्स टू द प्रेशर फोर्स। जहां पर विस्कस फोर्स की हम बात ना करके, कहां, जिन एप्लीकेशंस में विस्कस फोर्स को हम तवज्जो ना देके हम किसको तवज्जो दे रहे हैं, प्रेशर फोर्स को। प्रेशर फोर्स ज्यादा प्रीडोमिनेट कर रहा है, इट बिकम सिग्निफिकेंट इन द फ्लो वेयर प्रेशर फोर्स आर प्रीडोमिनेंट। जहां पर प्रेशर फोर्स ज्यादा वैल्यू में है, जहां पर प्रेशर फोर्स पर हमें ज्यादा फोकस करना है, उन पर्टिकुलर एप्लीकेशंस में हम यूलर नंबर को यूज करते हैं। ये यूलर नंबर क्या होता है,
यूलर नंबर इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द इनर्शिया फोर्स। यूलर नंबर क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ द इनर्शिया फोर्स। बस इसमें ही अंतर है, रेनॉल्ड नंबर डिवाइडेड बाय प्रेशर फोर्स। रेनॉल्ड नंबर में स्क्वायर रूट नहीं होता, बाकी हर एक में स्क्वायर रूट हम लेके चल रहे होते हैं, ठीक है। तो वो चीजें अभी हम समझेंगे। एफ आई अपॉन में एफ पी, तो एफ आई क्या है? अभी हमने पढ़ा था रो वी स्क्वायर एल स्क्वायर, जबकि एफ पी हमने पढ़ा था अभी जस्ट, आप चाहे तो स्लाइड को पीछे करके देख सकते हैं, डेल्टा पी इंटू एल स्क्वायर। ये चीजें हमने पढ़ी हैं। इसका क्या है? अंडर रूट। तो फाइनली क्या हो गया? एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, वी आ गया बाहर, डेल्टा पी के नीचे पहुंचा दिया रो को। ये फॉर्मूला आप ऐसे ही याद रखेंगे, वी अपॉन में अंडर रूट ऑफ पी वाई रो, वी अपॉन में अंडर रूट ऑफ पी वाई रो। देखो ये जो है ना अंडर रूट ऑफ डेल्टा पी वाई रो, ये जो सेंस बन के आ रहा है ये किसके सेंस में है? जब हमारे प्रेशर फोर्स प्रिडोमिनेट कर रहे हैं, डोमिनेंट नेचर में है वो, ठीक है। तो डेल्टा पी वाई रो मतलब प्रेशर हमारे पास चेंजेस हो रहे हैं, तो हमारी डेंसिटी चेंज हो सकती है, मे भी हो सकती है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। बट वो हम कंप्रेसिबल में स्टडी करेंगे उन चीजों को। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रेशर के सेंस में, इन पाइप फ्लो एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर जिसमें होते हैं उसमें हमारे पास एक बात बताइए, जहां हाई प्रेशर होंगे वहां पर इन विच विस्कस इफेक्ट्स आर नेग्लेक्टेड। हमने विस्कस इफेक्ट को अगर नेग्लेक्ट किया तो टर्बुलेंट इफेक्ट ज्यादा हो रखा होगा, ये हमने लैमिनार टर्बुलेंट चैप्टर में पढ़ा है। टर्बुलेंट इफेक्ट ज्यादा हो रखा होगा तो ऐसे स्टडी में हम किसको यूज करेंगे? यूलर को, ना कि रेनॉल्ड को। समझ रहे हो? विस्कस इफेक्ट वहां पर अगर हमने नेग्लेक्ट मान रखा है हाई प्रेशर के केस में और टर्बुलेंट इफेक्ट ज्यादा हो रहा है उस फ्लो में, तो हम यूलर को यूज करेंगे, रेनॉल्ड को यूज नहीं करेंगे उस सेंस में। सेकंड केस है कैविटेशन। कैविटेशन समझते हैं ना? कैविटेशन पर हमारा प्रेशर का बड़ा इफेक्ट होता है। अगर मेरा प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो गया तो कैविटेशन तुरंत हो जाएगी। तो जहां पर हमारा प्रेशर फोर्स वाला सिग्निफिकेंस ज्यादा है, जो हमें कंसीडर करना पड़ता है कि यार साइफन जैसे केसेस में कि यार प्रेशर कहीं कम ना हो जाए, कैविटेशन का कहीं कंडीशन ना आ जाए साइफन के अंदर, तो ऐसी स्टडी में हम किसको स्टडी करेंगे? यूलर नंबर को। क्लियर है? ऐसी कंडीशन में यूलर नंबर। नेक्स्ट है प्रेशर ड्यू टू सडन क्लोजर ऑफ द वॉल्व। अगर वॉल्व को हम तुरंत ही, पाइप के वॉल्व को तुरंत बंद कर दें, तुरंत खोल दें, तो क्या होगा? शॉक वेव्स प्रोड्यूस होंगी, वाटर हैमर इफेक्ट आएगा। तो वो जो चीजें हैं वो भी हम किसके सेंस में यूज कर रहे हैं? यूलर सेंस की, क्योंकि प्रेशर तुरंत ही चेंज हो रहा है, प्रेशर तुरंत चेंज हो रहा है। आपने वाल्व तुरंत खोली, तुरंत बंद कर दी, तो क्या हो रहा है? शॉक वेव्स क्रिएट हो रही हैं। शॉक वेव्स क्रिएट होंगी तो उसके लिए भी एक और हम यहाँ पर नंबर पढ़ने वाले हैं, जिसे हम बोलते हैं हमारा कंप्रेसिबिलिटी से रिलेटेड मैक नंबर, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी इसमें भी आपको देखने को थोड़ी सी मिल रही है, प्रेशर अगर बहुत ज्यादा हाई है तो भी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, कैविटेशन में भी आपको थोड़ा थोड़ा सेंस मिल रहा है। तो ये जो प्रेशर वाला इफेक्ट है ना यूलर नंबर, वो हमारे मैक नंबर से भी कहीं ना कहीं रिलेट करता है उस साइड, ठीक है। बट अभी इसको यूलर नंबर की तरह ही देखना है, तो यूलर नंबर में हमने ये बात देखी, ठीक है। अभी कंप्रेसिबल हमने कंप्लीटली माना नहीं है चीजों को, ठीक है। बाकी सारी चीजें इफेक्ट की हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट नंबर इज द फ्राउड नंबर। तो यहाँ पर यूलर नंबर का जो फाइनल आउटकम आया था वो याद रखेंगे ना भाई। यूलर नंबर क्या निकल के आ गया हमारे पास? v अपॉन अंडर रूट ऑफ डेल्टा पी डिवाइडेड बाई रो। ये फॉर्मूला प्लीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास फ्राउड नंबर। फ्राउड नंबर क्या है? इट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द इनर्शिया, स्क्वायर रूट ऑफ द रेशो इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटेशन फोर्स। मतलब हमारे पास जो फ्राउड नंबर है उसमें क्या होगा? अंडर रूट ऑफ एफ आई, देखो इनर्शिया फोर्स तो हर जगह यूज किया जा रहा है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो गया? एफ जी। जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हम यूज कर रहे हैं एफ आई अपॉन में एफ जी। तो एफ आई अपॉन एफ जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ आई की वैल्यू क्या है? रो वी स्क्वायर एल स्क्वायर, ये तो हमने पढ़ा है। एफ जी की वैल्यू अभी हमने देखी थी क्या होती है? जी एल क्यू, सॉरी जी इंटू एल क्यूब इंटू रो, ठीक है। मैंने सीधा लिख दिया रो जी एल क्यूब। ये इसका क्या है? अंडर रूट, रो से रो कैंसिल, ठीक है। एल क्यूब से हमारे पास एक पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? v बाहर आ जाएगा, तो v अपॉन में अंडर रूट ऑफ g इंटू एल, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, अंडर रूट जी एल। ये हमारे पास निकल के आएगा फ्राउड नंबर। तो फ्राउड नंबर क्या रिलेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फ्राउड नंबर इक्वल टू v बाई अंडर रूट जी एल। ये नंबर कहाँ यूज होता है? प्रैक्टिकली समझिएगा। प्रैक्टिकली जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से ये वाला पार्ट कवर करेगा, जल्दी से ध्यान दीजिएगा। इट बिकम्स इंपॉर्टेंट वेयर ग्रेविटी फोर्स आर प्रेडोमिनेंट। अगर हमने बात की थी अभी रेनॉल्ड की, रेनॉल्ड में किसने इफेक्ट, कौन से इफेक्ट को हम डोमिनेंट मानते हैं? वो होता है विस्कस इफेक्ट। अगर हम यूलर की बात करें तो कौन सा वाला इफेक्ट हम डोमिनेंट में मानते हैं? दैट इज द प्रेशर इफेक्ट। और यहाँ की अगर बात करें, जिसकी बात कर रहे हैं फ्राउड नंबर की, तो फ्राउड नंबर में हमारे पास इफेक्ट होता है ग्रेविटी का, सबसे ज्यादा माना जाता है। लाइक
इन दी, जैसे फ्राउड नंबर की अगर बात करें तो फ्राउड नंबर में क्या होगा, फ्री सरफेस फ्लो सच एज फ्लो ओवर स्पिलवेज एंड एटसेट्रा लाइक ओपन चैनल फ्लो। फ्राउड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, फ्राउड नंबर की अगर हम बात करेंगे तो लाइक फ्राउड नंबर में क्या हो जाएगा, जो हमारा ओपन चैनल फ्लो है वो भी इसमें आ जाएगा। फ्राउड नंबर में क्या हो जाएगा, फ्लो थ्रू यहां पर अगर हम और लेके चलें तो फ्लो थ्रू ओपन चैनल्स, ओपन चैनल फ्लोज, ये भी हमारे किस में आ जाएंगे, फ्राउड नंबर में। ओपन चैनल फ्लोज हमारे किस में आ जाएंगे, फ्राउड नंबर में। फ्लो थ्रू कैनल्स, ये भी क्या आ जाएगा, फ्राउड नंबर्स में। मान लीजिए आपको स्टडी करनी है किसी एक पर्टिकुलर कैनल से रिलेटेड या फिर ओपन चैनल से रिलेटेड, लाइक नोचेज एंड वियर से रिलेटेड, तो ये सारी की सारी स्टडी जब आप इन चीजों को बनाओगे प्रोटोटाइप में, तो प्रोटोटाइप में तो बहुत बड़ा बनाओगे, उस चीजों को आप क्या बनाओगे, छोटा छोटा इन द मॉडल। तो कौन से वाली चीज को यूज करने वाले हो, फ्राउड नंबर को, ना कि रिनोल्ड को, ना कि यूलर को। किसको यूज करोगे, फ्राउड नंबर को। तो ये जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है प्लीज याद रखिएगा, ये काफी बार क्वेश्चन में आ जाती है। अब नेक्स्ट जो फ्राउड नंबर में है दैट इज द मोशन ऑफ शिप। मोशन ऑफ शिप की बात हुई है, सबमरीन की नहीं, थोड़ा ध्यान देना। मोशन ऑफ शिप क्या है, सरफेस पर चलती है ना शिप, तो सबमरीन की तरह तो नहीं है ना, अंदर एकदम अंदर अगर चल रही है, ओशन के अंदर चल रही है लाइक, तो सबमरीन है मतलब कंप्लीटली सबमर्ज। कंप्लीटली सबमर्ज में कौन सा इफेक्ट आएगा, विस्कस इफेक्ट ज्यादा रहेगा। विस्कस इफेक्ट अगर डोमिनेट कर रहा है तो क्या लोगे, रेनॉल्ड नंबर। जबकि मोशन ऑफ शिप क्या होती है, सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर मतलब ओपन चैनल टाइप से दिख रहा है आपको, तो ओपन में है, ग्रेविटी इफेक्ट ज्यादा मानेंगे विस्कस से ज्यादा, इस वजह से क्या लिया जाएगा, फ्राउड नंबर इन दिस स्टडी। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, आता रहेगा, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। मोशन ऑफ शिप किसके अंदर जनरली लिया जाता है, जनरली किसके अंदर लिया जाता है, फ्राउड नंबर के, ठीक है, रेनॉल्ड नंबर के अंदर नहीं। रेनॉल्ड नंबर के अंदर लिया जाता है कंप्लीटली सबमरीन। अगर किसी स्टूडेंट के मन में ये चल रहा हो सर सबमरीन जब ऊपर आती होगी तो क्या होता होगा, तो सबमरीन अगर ऊपर आ जाएगी तो फिर से वो फ्राउड नंबर की स्टडी में चली जाएगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा वेबर नंबर। वेबर नंबर क्या है, इट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द इनर्शिया फोर्स टू द सरफेस फोर्स। इनर्शिया फोर्स टू द सरफेस फोर्स, स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू दी सरफेस फोर्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वेबर नंबर डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं एफ आई अपॉन में इनर्शिया फोर्स टू दी सरफेस टेंशन फोर्स मतलब एफ सिग्मा। तो यहाँ पर एफ आई की वैल्यू क्या है, रो वी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ सिग्मा की वैल्यू क्या है, सिग्मा इंटू एल। क्या निकल के आ जाएगा वेबर नंबर, यहाँ से वेबर नंबर यहाँ से निकल के आ जाएगा, एक एल से एक एल गया, वी को हमने बाहर ले लिया, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ, रो को नीचे ले जाओ तो क्या हो गया, एक एल से एक एल गया था ना, तो ये हो जाएगा रो एल, तो सिग्मा वाई रो एल, ये हो गया हमारे पास v अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा वाई रो एल। इस तरह से याद रखते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन में आते हैं, तो प्लीज ऐसे याद रखना। बनाने के लिए आप किसी भी तरह से फॉर्म बना सकते हैं, वो जनरली याद ऐसे रखी जाती है कि v बाहर आ गया, रो एल हमारा नीचे पहुंच गया, क्योंकि एक पावर से एक पावर कट जाएगी, तो सिग्मा अपॉन में रो एल ये आ जाएगा अंडर रूट में, ठीक है। तो वेबर नंबर हमारे पास कब यूज होगा, जब हमारी सरफेस टेंशन इफेक्ट ज्यादा होगी। और सरफेस टेंशन इफेक्ट आपको याद होगा कि कैपिलरिटीज वाला इफेक्ट जहां यूज हो रहा है वहां हम वेबर नंबर को यूज करेंगे। लाइक अगर मान लीजिए जैसे कि आप बात करते हैं शेपिंग इन दी प्लांट्स में जो हमारा पानी ऊपर की तरफ उठता है, तो वो क्या है, हमारा कैपिलरिटी इफेक्ट होता है, तो वहां पर भी हम यूज करेंगे वेबर नंबर। ऐसे ही कैपिलरिटी राइज इन द नैरो पासेस, जब नैरो पासेस में हम कैपिलरिटी राइज की बात करते हैं तो वहां पर भी क्या यूज होगा, वेबर नंबर। लाइक फ्लो ओवर वियर्स ऑफ द स्मॉल हेड्स, वियर्स में आपका कौन सा यूज होता है, फ्राउड नंबर। बट अगर स्मॉल हेड के वियर हैं तो हम उसमें कैपिलरिटी का इफेक्ट भी देख सकते हैं, वेबर नंबर वहां पर यूज हो सकता है। राइजिंग बबल, सीपेज फ्लो थ्रू सॉइल्स में छोटी छोटी जगह पर आपका क्या यूज करेंगे हम, वेबर नंबर, ठीक है। फ्लो ऑफ द ब्लड इन विंसेंट आर्टरीज, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो हमारी नसों में ब्लड का फ्लो हो रहा है वो जनरली हम कौन से वाले नंबर से यूज करते हैं, वेबर नंबर से। क्लियर है, तो ऐसा हमने मॉडल बना दिया, ऐसे हमने प्रोटोटाइप बना दिया, ठीक है। मतलब प्रोटोटाइप रियल बन गए और इसका हमने मॉडल बना दिया, तो उसमें हम वेन्स में क्या कर रहे हैं, ब्लड का फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना, तो वो चीज किससे स्टडी करेंगे, वेबर नंबर से, ना कि रेनॉल्ड नंबर से, ठीक है। बात क्लियर है एकदम, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, कैपिलरिटी इफेक्ट ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा नंबर है, द लास्ट नंबर इज मैक नंबर। मैक नंबर क्या है, इट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द इलास्टिक फोर्स। उम्मीद है आपको मैंने अभी समझाया भी था, कुछ याद भी होगा आपको, कि मैक नंबर को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं अंडर रूट ऑफ एफ आई अपॉन में
कंप्रेसिबिलिटी या फिर इलास्टिसिटी, ऐसे लिख देता हूं इलास्टिसिटी। तो एफ आई अपॉन में एफ ई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रो वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में, ये क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था के इंटू एल स्क्वायर, ठीक है, तो इसका अंडर रूट। तो यहां से मैक नंबर हमारा क्या निकल के आ गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं भाई, ये हो गया, वी स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ के वाई रो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये वाला, अंडर रूट के वाई रो, के वेयर के इज दी बल्क मॉडुलस, तो अंडर रूट के वाई रो को ही हम क्या बोलते हैं, अंडर रूट के वाई रो को ही हम बोलते हैं सी। सी क्या है, सी इज दी वेलोसिटी ऑफ साउंड, सी इज दी वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो ये जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड है अंडर रूट के वाई रो, ये वैल्यू डायरेक्टली इसमें यूज होके हमारी क्या बना देती है, एम ए इक्वल टू वी वाई सी, ठीक है, एम ए इक्वल टू वी वाई सी। तो मैक नंबर आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी और ये भी, ठीक है। तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट इन द कंप्रेसिबल फ्लो सिस्टम, जब चीजों में कंप्रेसिबिलिटी हमें देखने को मिल जाती है, मतलब उनकी डेंसिटी में एक चेंज देखने को मिलता है, उस केस में हम क्या लेके चलते हैं, मैक नंबर। मतलब हाइड्रोलिक मॉडल टेस्टिंग इन अनस्टेडी फ्लो लाइक द वाटर हैमर, आपने उसको बहुत जल्दी से बंद किया, बहुत जल्दी से खोला, शॉक वेव जनरेट हो गए। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था इसमें ना, यूलर नंबर में जब प्रेशर की बात कर रहे थे तब भी मैंने ये एग्जांपल लिया था, अब इसमें एग्जांपल लेके चलिएगा। आपने इसे खोला, टाइम के साथ में वेलोसिटी चेंज हो रही है, टाइम के साथ में चीजें चेंज हो रही है, टाइम के साथ में अगर चीजें चेंज हो रही है तो क्या होगा, अनस्टेडी फ्लो होगा, और उस अनस्टेडी फ्लो में अगर मैं वाटर हैमरिंग मतलब शॉक वेव जनरेट कर दी जाए तो कंप्रेसिबल फ्लो है, बिल्कुल। तो यहां पर जो कंप्रेसिबिलिटी का इफेक्ट आ रहा है तो किससे रिलेट करेंगे हम, मैक नंबर से। लाइक एरोडायनेमिक्स टेस्टिंग, एरोडायनेमिक टेस्टिंग में भी हम क्या करते हैं, मैक नंबर का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर भी कंप्रेसिबिलिटी का इफेक्ट आपको देखने को मिलता है किसी भी एक एरोडायनेमिक शेप के ऊपर, ठीक है। तो ये जो कंडीशंस हैं ये मैक नंबर से रिलेट करती हैं। ये हुआ हमारा मैक नंबर की स्टडी। प्लीज ये जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए अब हम लास्ट ये पार्ट की बात कर लेते हैं जो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, मॉडलिंग एंड सिमिलिट्यूड इन स्टडीज। लाइक मैंने जो आपसे कहा कि एक मॉडल है, एक प्रोटोटाइप है, इन मॉडल एंड प्रोटोटाइप के बीच में आपको रिलेशन डेवलप करना है, और इसी हिसाब से अगर एक बहुत बड़ी कार बनानी है, एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूं, एक बहुत बड़ी कार बनानी है आपको और उसकी जगह आपने एक मॉडल बनाना है, तो मॉडल की जो डिजाइनिंग होगी ना बिल्कुल आपकी कार की डिजाइनिंग जैसी रहनी है। मतलब अगर उसकी लेंथ मान लीजिए 5 मीटर है तो इधर की लेंथ 1 मीटर करोगे तो विड्थ भी उसी रेशो में चेंज होगी, 5 के रेशो में चेंज होगी। ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी करने पे लग रहे हो। तो ये जो चीज है ना ये होती है हमारी इनकी टेस्टिंग के लिए स्केल रेशोज, इन्हें क्या बोलते हैं, स्केल रेशो। स्केल रेशो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यही हमें कॉन्स्टेंट रखने होते हैं चीजों में, ठीक है। लाइक अभी बात करेंगे इसकी, इट इज द ब्रांच ऑफ द साइंस in which deals with the studies of the prototype with the help of models which are generally smaller version of the prototype। generally word पर बहुत फोकस करिएगा, यहाँ generally word है क्योंकि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है जो हमारी नैनो सिरिंज होती है। नैनो सिरिंज आप कभी भी मॉडल छोटा बना के नहीं बना सकते हो, आपको इसके लिए मॉडल बड़ा बनाना पड़ेगा। वो प्रोटोटाइप है मेरा जो नैनो सिरिंज है, समझ रहे हो ना। नैनो सिरिंज आपके लिए प्रोटोटाइप है ना कि मॉडल है, तो उसके लिए मॉडल क्या बनाओगे, हायर डायमेंशन का, ठीक है, जो आपके नॉर्मल वर्किंग डेज में यूज किया जा सके, जो आपके डायमेंशंस आपकी एक एक्सपेरिमेंटल यूज हो सके, उससे आप क्या बनाओगे, नैनो सिरिंज का फाइनली नैनो सिरिंज बनाओगे, फाइनली नैनो सिरिंज बनाओगे, फाइनली इंजेक्शन जो है ना नैनो मीटर्स का, उसमें जो होल होता है, तो वो नैनोमीटर्स का बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, मॉडल उसके लिए बड़ा बनाना पड़ेगा। For the accuracy of the result of the prototype, there should be very good similarities between the prototype and the models, ठीक है। तो अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलूं यहाँ पर ना, लाइक ज्योमेट्रिकल सिमिलैरिटीज, यहाँ पर 3 हमारी सिमिलैरिटी यूज होती हैं। एक होती है ज्योमेट्रिकल सिमिलैरिटी, एक होती है काइनेमेटिक सिमिलैरिटी, एक होती है डायनामिक सिमिलैरिटी। तो अगर मैं यहाँ ज्योमेट्रिकल सिमिलैरिटी की बात करूँ तो ज्योमेट्रिकल सिमिलैरिटी हमारी किसको दिखाती है, जरा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपका ये था एक्चुअल प्रोटोटाइप जो क्या थोड़ा सा बड़ा, एक्चुअल प्रोटोटाइप क्या है, थोड़ा सा बड़ा। मान लीजिए प्रोटोटाइप की लेंथ है LP, मान लीजिए इसकी हाइट है ये, यहां पर मैंने विड्थ मान ली BP, ठीक है, और ये मैंने हाइट मान ली HP, ठीक है। तो अगर इसका मुझे यहां पर बनाना है मॉडल, तो मॉडल कैसा बनाया मैंने, ये छोटा मॉडल क्या बना लिया, ये छोटा, तो ये क्या बन गया, L ऑफ मॉडल, दिस इज द मॉडल एंड दिस इज द प्रोटोटाइप, दिस इज द मॉडल एंड दिस इज द प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप है एक्चुअल, आपको नहीं पता है एक्चुअल कैसे बनाना है, तो आपने एक्चुअल की डायमेंशन मान ली कि इतना मुझे एक्चुअल बनाना है, तो मॉडल कितना ले लिया, उसी रेशो में
तो ये LM हो गया, ये हमारे पास BM हो गया, ये BM हो गया, और ये हमारे पास हो गया HM। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी में क्या होगा। ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी में LP अपॉन LM या फिर LM अपॉन LP, आप एक चीज को लेके चलोगे। ठीक है, ऑब्वियस है कि यहां अगर ऐसे लेके चलोगे रेशो क्या आएगा, ग्रेटर देन 1, और अगर मॉडल अपॉन P को लेके चले तो रेशो क्या आएगा, लेस देन 1। जनरली हम पहले मॉडल को लिख लेते हैं फिर प्रोटोटाइप को, जनरली, जरूरी नहीं है कि यही लिखा रहे हमेशा। LM अपॉन LP इक्वल टू LB अपॉन LM अपॉन LB इक्वल टू BM अपॉन BP इक्वल टू HM अपॉन HP। समझ रहे हो, ये क्या है मेरा, ये है मेरा लेंथ, ब्रेथ, हाइट, इसे क्या बोल देंगे, स्केल रेशियो। ठीक है, ये कैसा माना मैंने, कांस्टेंट, तो इसे बोल देते हैं हम बेसिकली LR। LR का मतलब क्या हो गया कि ये मेरा लेंथ रिलेटेड रेशियो है। लेंथ रिलेटेड मतलब लेंथ में ही B हो गया, लेंथ में ही मीटर में ही हो गया ना, तो LR बोल देते हैं इसे, LR। LR बेसिकली रेशियो है किसका, स्केल रेशियो बेसिकली बोला जा रहा है। ये रेशियो LR मतलब रेशियो इन दी ज्योमेट्री, दिस इज दी LR। ठीक है, ये हो गया मेरा ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटीज। द मॉडल एंड प्रोटोटाइप आर सेड टू बी ज्योमेट्रिकली सिमिलर व्हेन एवरी डायमेंशन इन द प्रोटोटाइप इज रिड्यूस्ड टू द सेम स्केल इन देयर मॉडल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि HM को भी बिल्कुल उसी हिसाब से इंड्यूस करना है यहाँ पर जिस हिसाब से LM से LP गुना में आया, तो इसको हमने LR बोल दिया। इसे आप BR बोल सकते हैं, इसे आप HR बोल सकते थे, बट जनरली हम यूज करते हैं LR वर्ड। ठीक है, लेंथ से रिलेटेड मतलब ज्योमेट्री से रिलेटेड। ऐसे ही हमारे पास सिमिलरिटी होती है काइनेमेटिक सिमिलरिटी। काइनेमेटिक सिमिलरिटी लाइक, मान लीजिए इसमें हमने कुछ पॉइंट ले लिए, एक हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 पॉइंट ले लिए, तो इसमें भी 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, ऐसे ले लिए 3 पॉइंट, मॉडल में भी प्रोटोटाइप में भी। इसके अंदर जो वेलोसिटीज वाला सेंस है, लाइक V1 काइनेमेटिक सिमिलरिटी है ना, काइनेमेटिक सिमिलरिटी होती है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। याद है ना, काइनेमेटिक कौन कौन सी चीजें हो गई, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो V1 ऑफ द मॉडल अपॉन में V1 ऑफ द प्रोटोटाइप। अभी लिए थे ना वो पॉइंट्स 1 2 3 जो मॉडल में लिए, जहां मॉडल में लिए 1 2 3, ऐसे ही प्रोटोटाइप में लिए 1 2 3। तो ऑब्वियस है इन मॉडल्स में क्या क्या वेलोसिटी है, इन प्रोटोटाइप में क्या क्या एक्चुअल वेलोसिटी आएगी। मॉडल में वेलोसिटी हमने उन पोजीशन पर देख ली, वो प्रोटोटाइप में क्या क्या आएगी वो हमारे किसके हिसाब से है, रेशो के हिसाब से। तो रेशो हमारे पास क्या आने वाला है, काइनेमेटिक वाला, वो देखेगा। ऐसे यहाँ पर V24M अपॉन में V24P इक्वल टू, थर्ड पॉइंट हमने माना था V3 एंड V3, यहाँ पर प्रोटोटाइप, यहाँ पर मॉडल। तो ये हमारे लिए कौन सी रिलेशन कहलाता है, ये हमारे रिलेशन कहलाएगा VR। VR का मतलब क्या हुआ, एक सेकेंड, VR का मतलब क्या हो गया, रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज। ये क्या हो गया, स्केल रेशियो ऑफ वेलोसिटीज, स्केल रेशियो ऑफ वेलोसिटीज। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही अगर काइनेमेटिक सिमिलरिटी में आप इन्हीं 1 2 3 पॉइंट्स पर इस वाले प्रोटोटाइप के लिए यूज करने वाले हो, तो यहां पर आप क्या यूज करने वाले हो, एक्सेलरेशन। काइनेमेटिक सिमिलरिटीज में एक तो वेलोसिटी हो गई, एक एक्सेलरेशन। A1 अपॉन A2, ये किसके लिए, मॉडल के लिए, ये प्रोटोटाइप के लिए। अब ये VR क्या इस वाले के बराबर होगा, ये रेशो मान लीजिए 1/50 है, तो क्या ये इसके बराबर हो, ये जरूरी नहीं है। ये यहाँ एक्सेलरेशन का रेशो है, यहाँ किसका रेशो है, यहाँ VR का, वेलोसिटीज का रेशो है। तो प्रॉपर्टी भी सेम होनी चाहिए, समझ में आ रहा है। तो A1 अपॉन A2 MP, यहां पर क्या हो जाएगा, A2 अपॉन A2, यहां पर फिर से M और P, यहां पर हो जाएगा A3 अपॉन A3M अपॉन A3P। ये किसका हो जाएगा, दिस इज द AR, मतलब स्केल रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन। उम्मीद है यहां तक ये समझ में आ गया कैसे हम ये चीजें लेके चल रहे हैं। ठीक है, इट इज द सिमिलरिटीज ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बिटवीन द मॉडल एंड द प्रोटोटाइप। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारे डायनेमिक सिमिलरिटी है वो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी पार्ट में आ जाती है, जिससे हमारे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो डायनेमिक सिमिलरिटी, इट इज द सिमिलरिटी ऑफ द फोर्सेस बिटवीन द मॉडल्स एंड द प्रोटोटाइप। इट इज द सिमिलरिटी ऑफ द फोर्सेस ना भाई, फोर्सेस। और आपको अब याद है कि हमने अभी जो चीजें पढ़ी हैं वो हमारी नंबर्स पढ़े। तो अगर मैं आपसे कहता हूं यहां पर सिमिलरिटी 1 2 3 के हिसाब से आपने क्या क्या ले लिए, फोर्सेस का इफेक्ट। तो फोर्सेस का इफेक्ट लाइक अगर मैं यहां पे बोलूं आपसे विस्कस फोर्सेस, तो विस्कस फोर्सेस फॉर द मॉडल एंड विस्कस फोर्सेस फॉर द प्रोटोटाइप, यहां पर क्या हो जाएंगे, F
सिग्मा मतलब सरफेस टेंशन फोर्सेस फॉर द मॉडल, सरफेस टेंशन फोर्सेस फॉर द प्रोटोटाइप। ऐसे ही प्रेशर फोर्स मतलब आपका यूलर नंबर से रिलेटेड जो हमारे पास प्रेशर इफेक्ट्स हैं, तो एफपी प्रेशर फोर्सेस फॉर द मॉडल अपॉन प्रेशर फोर्सेस फॉर द प्रोटोटाइप इक्वल टू, और जितने भी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी वाला, तो कंप्रेसिबिलिटी डिवाइडेड बाय कंप्रेसिबिलिटी, कौन सा, या इलास्टिक फोर्सेस जिसे बोल देते हैं, ठीक है। ये चीजें क्या हैं, ये हैं सब चीजें एफ आर मतलब क्या हो गया, स्केल रेशियो ऑफ द फोर्सेस, स्केल रेशियो ऑफ द फोर्सेस। तो अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो तीनों चीजें हैं, डायनेमिक सिमिलरिटी, ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी एंड काइनेमेटिक सिमिलरिटी, वो तीनों हमारी सेम होनी चाहिए, तीनों हमारी सिमिलरिटीज सेटिस्फाई होनी चाहिए इन द मॉडल एंड प्रोटोटाइप। अगर वो हैं तो कंप्लीटली हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा मॉडल रिजल्ट दे रहा है ना, जो मेरा मॉडल रिजल्ट दे रहा है वो मेरा एक्चुअल रिजल्ट हो सकता है प्रोटोटाइप के लिए, अगर ये तीनों सिमिलरिटी हमारी मिल रही हैं मॉडल एंड प्रोटोटाइप के बीच में। लाइक इफ ऑल द थ्री सिमिलरिटीज होल्ड ट्रू between the model and prototype, then we can say that they are perfectly similar, then any result for the model can predict the actual result of the prototype। एकदम क्लियर हो चुका है, ठीक है, ये सारी चीजें हमने समझ ली। अब जो हम चलने वाले हैं, ठीक है, तो ये बेसिक लॉज फॉर द मॉडल डिजाइनिंग एंड देयर एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, बेसिक लॉज फॉर द मॉडल डिजाइनिंग एंड देयर एक्सपेरिमेंटेशंस। लाइक इसमें क्या है, हम यहाँ पर देखिएगा, models are basically designed on the basis of the similarities of non-dimensional numbers। बस ये जो चीजें मैंने इतनी देर से समझाई हैं आपको, कौन सी, नॉन डायमेंशनल नंबर्स का हम यूज करते हैं डायरेक्टली। लाइक अगर हमारे पास पाइप फ्लो है तो हम क्या यूज करेंगे, कंप्लीटली पाइप फ्लो है तो मतलब पूरा कंप्लीट होके पाइप फ्लो हो रहा है, रेनॉल्ड नंबर, तो वहां पर रेनॉल्ड नंबर की सिमिलरिटी देखेंगे, मतलब क्या देखेंगे, आर ई फॉर द पी, समझ रहे हो, ये मैं रेनॉल्ड नंबर की सिमिलरिटी बोल रहा हूं। और आपको मैं फिर से नहीं लिखवा रहा क्योंकि आपको मैंने अभी लिखवा दिया है, वो क्या कि रेनॉल्ड्स नंबर कहां पर यूज किया जाएगा, वो एक्सपेरिमेंटल जो चीजें मैंने लिखवा रखी हैं वो सारी की सारी आपके नोट्स में होनी चाहिए। मैंने क्या बोला कि रेनॉल्ड नंबर कहां यूज किया जाएगा, जहां पर पाइप फ्लो हो, जहां पर बाउंड्री लेयर फ्लो हो, जहां पर आपके पास कंप्लीटली सबमर्ज हो, लाइक सबमरीन की स्टडी कर रहे हो, एरोप्लेन की स्टडी कर रहे हो, तो वो सारी की सारी चीजें क्या होंगी, रेनॉल्ड नंबर से रिलेट होंगी। तो फॉर द प्रोटोटाइप एंड फॉर द मॉडल, फॉर द प्रोटोटाइप एंड फॉर द मॉडल आप ये चीज बराबर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो आर की वैल्यू आपने क्या पढ़ी थी, याद होगा आपको, रो वी एल वाई म्यू फॉर द प्रोटोटाइप इक्वल टू रो वी एल वाई म्यू फॉर द मॉडल। उम्मीद है क्लियर है। अब मैं आपसे क्या बोलूंगा कि यहां पर ये सारी चीजें पी 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 के, इसलिए यहां सारी चीजें एम एम के लिए, तो रो पी वी पी एल पी डिवाइडेड बाई म्यू पी इक्वल टू रो एम वी एम एल एम डिवाइडेड बाई म्यू एम। बस इसको कर रहा हूं, बाकी सारी चीजों को नहीं करूंगा क्योंकि यहां से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें हम क्वेश्चंस के हिसाब से भी सोच सकते हैं चीजों को, ठीक है। तो यहाँ ये जो चीज है, यहाँ पर अब थोड़ा ध्यान देना बस कि यहाँ ये क्या हो जाएगा, रो हम एम अपॉन पी कर लेते हैं, ठीक है, तो रो एम अपॉन रो पी ऐसे लिख सकते हैं, इनटू में वी एम अपॉन वी पी, इनटू में एल एम अपॉन एल पी डिवाइडेड बाई म्यू एम अपॉन म्यू पी। बात एकदम क्लियर है। इक्वल टू क्या वन क्या आ जाएगा, वन, इक्वल टू क्या आ गया, वन। अब जैसे ये वन आया तो आप क्या लिख सकते हो इसे, ये किसका रेशियो है, ये डेंसिटीज का रेशियो है तो रो आर है ना, रेशियो, स्केल रेशियो। ये किसका रेशियो है, वेलोसिटीज का रेशियो तो वी आर। ये लेंथ का रेशियो तो एल आर डिवाइडेड बाई ये किसका रेशियो है, म्यू का, तो म्यू आर इक्वल टू वन। समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है ना। यही चीज है यहाँ पर जो हम सिमिलरिटीज का यूज करके डायरेक्टली बोल देंगे। आपको अगर एल आर दे रखा है, रेशियो दे रखा है 1/100 का, तो 1/100 के हिसाब से दूसरी चीज आराम से निकल जाएगी। बात समझ में आ रही है ना। अगर ये हमारे पास 1/100 रेशियो है तो वी आर मतलब ये रेशियो कितना आना चाहिए वो आपके पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज है ये हमारी रेनॉल्ड्स नंबर के हिसाब से होगी। इसी रेनॉल्ड्स नंबर के एक्सपेरिमेंट को हम न्यू के सेंस में भी लिख सकते हैं। तो न्यू के सेंस में ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी एल अपॉन न्यू ऑफ द पी इक्वल टू वी एल अपॉन न्यू ऑफ द एम, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे आप कि वी आर इंटू एल आर अपॉन में न्यू आर आ जाएगा, न्यू आर इक्वल टू 1। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया है, ठीक है। बस अब हम अपने एंडिंग ऑफ दिस टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ पर एक जैसे मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ, लाइक कि आपने यहाँ पर ये क्वेश्चन लिया हुआ है, ए मॉडल इज डिजाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ, फाइंड द वेलोसिटी स्केल रेशियो एंड डिस्चार्ज स्केल रेशियो इन टर्म्स ऑफ लेंथ स्केल रेशियो एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी स्केल रेशियो।
मैंने अभी क्या बोला आपसे कि दो चीजें आपको दी हुई हैं, मान लीजिए तीसरी चीज निकालनी है वो रेशो वाली, तो आराम से कर सकते हैं। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन किया है उसी से रिलेट हम यहाँ पर कर रहे हैं। RE फॉर P इक्वल टू, सॉरी M ले लेते हैं इस साइड, RE फॉर P, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, मैंने काइनेमेटिक विस्कोसिटी है ना, तो सीधा काइनेमेटिक विस्कोसिटी के हिसाब से लिखो। यहाँ पर हो जाएगा Vm, ठीक है, यहाँ हो जाएगा Lm डिवाइडेड बाई न्यू एम इक्वल टू Vp LP डिवाइडेड बाई न्यू P। बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए उसके बाद अगर मैं यहाँ पर ये चीज लेके चलता हूँ तो Vm अपॉन Vp क्या हो जाएगा VR, Lm अपॉन LP क्या हो जाएगा LR, और न्यू एम अपॉन न्यू P क्या हो जाएगा न्यू R इक्वल टू 1। यहाँ तक ये क्लियर है? अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको वेलोसिटी स्केल रेशो चाहिए इन टर्म्स ऑफ लेंथ स्केल रेशो, ये रहा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी स्केल रेशो ये रहा। तो यहाँ से VR की वैल्यू क्या आ गई भाई, बोलो जरा, न्यू R अपॉन में LR आ गई या नहीं? VR है ये दिख रहा है ना वेलोसिटी स्केल रेशो। वेलोसिटी स्केल रेशो क्या आ गया, न्यू R काइनेमेटिक विस्कोसिटी स्केल रेशो डिवाइडेड बाई LR। तो यहाँ पर आपको वेलोसिटी स्केल रेशो दिख जाएगा, अगर ये दो रेशो पता है तो सीधा आपको पता लग जाएगा। अगर मैं मॉडल में 5 की वैल्यू दूंगा तो यहाँ अगर मान लीजिए ये वैल्यू हमारी 1/100 आ जाती है एग्जाम्पल के तौर पर कट फिट के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर 5 की वैल्यू दे रहे हैं तो कितना हो रहा है, 500 हो रहा है, ठीक है। तो वो जो सेंस आ रहा है ना समझ में, वो चीजें हमारी इन दो स्केल रेशो से ही आ गई हैं। तो तीसरा अननोन स्केल रेशो आपका पता लग गया इसकी हेल्प से, RE की हेल्प से। और RE की हेल्प हमने क्यों ली, क्योंकि वो डिजाइन किसका था, वो डिजाइन या तो होगा क्लोज कंट्यूट, ये तो होगा क्लोज कंट्यूट लाइक, मतलब जिसमें कंप्लीटली सबमर्ज होकर पानी जा रहा है लाइक, या फिर होगा सबमरीन का, या फिर होगा एरोप्लेन्स का, ठीक है, जो कंप्लीटली सबमर्ज है, इमर्ज्ड है किसी चीज में, ठीक है, मतलब किसी फ्लूइड में। तो उनके लिए ही रेनॉल्ड नंबर आप यूज कर पा रहे हो, तो यहाँ पर स्केल रेशोज उनके लिए आप यूज कर पा रहे हो, है कि नहीं? तो ये चीज हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट ऐसे ही अगर मैं डिस्चार्ज की बात करूं तो डिस्चार्ज क्या होता है, इसी क्वेश्चन को अगर हम यहाँ कंप्लीट कर लें इसका सेकंड पार्ट, तो डिस्चार्ज क्या होता है, Q इक्वल टू A इंटू वी, है ना। अगर मैं यहाँ पर QR के सेंस में लिखूं तो QR इक्वल टू AR इंटू VR, है ना। अब AR क्या होगा, AR बेसिकली लेंथ का स्क्वायर है ना, तो AR क्या हो जाएगा, LR का स्क्वायर। भाई ये चीजें तो आपको समझ में आ रही है ना पहले से। A क्या हम क्या लिख सकते हैं डायमेंशन में L, तो AR क्या हो जाएगा, LR का स्क्वायर। भाई A का मतलब क्या है, अरे नहीं समझे यार, A का मतलब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ ले लो या ब्रेथ इंटू हाइट ले लो। इनका जो M अपॉन P का रेशियो है, इनका जो M अपॉन P का रेशियो है, वही तो मैंने क्या बोला है, LR 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 ना, उनको मैंने LR के वर्ड में लिखा हुआ है ना। अरे भाई लेंथ है ना, वो सेंस लेंथ का है ना, सेंस मीटर का है ना, तो उसे LR बोला हुआ है। तो LR का स्क्वायर इंटू में VR। अब ये VR हमने अभी क्या निकाला था, अभी QR की वैल्यू LR स्क्वायर इंटू VR, VR क्या निकाला था, न्यू R अपॉन में LR, तो LR का स्क्वायर इंटू में न्यू R, न्यू है ये, न्यू V नहीं है, न्यू R अपॉन में LR, एक LR से एक LR कैंसिल, QR की वैल्यू फाइनली क्या निकल के आ गई, QR की वैल्यू फाइनली आ गई LR इंटू में न्यू R। समझ में आ रहा है आंसर? ये डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है, ये चीजें समझ के चलो, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे, प्लीज इन पर ध्यान दो, ठीक है। समझ में आ गया उम्मीद है, ठीक है। चलिए अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसे जल्दी से पढ़िएगा और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक। ए 1 मीटर लॉन्ग मॉडल ऑफ ए शिप, ए 1 मीटर लॉन्ग मॉडल ऑफ ए शिप इज टॉड इन ए टॉइंग टैंक, मतलब ये खींची जाती है, ये बांधी जाती है किसी एक पर्टिकुलर शिप टैंक से, और टैंक से इसे खींच रहे हैं लाइक ए 1 मीटर लॉन्ग। ये हमने क्या मान रखा है, मॉडल। भाई 1 मीटर की कोई शिप थोड़ी होती है, तो ये क्या है, मॉडल। इस मॉडल को आप खींच रहे हो, किससे खींच रहे हो, टॉइंग टैंक से, ठीक है। स्पीड कितनी ले रखी है इसकी आपने, 81 सेंटीमीटर पर सेकेंड। टू व्हाट स्पीड ऑफ द शिप, टू व्हाट स्पीड ऑफ द शिप ऑफ 64 मीटर लेंथ लॉन्ग डज दिस कोरस्पॉन्ड्स टू, ठीक है। अगर मैं शिप ले लूं यहां पर 1 मीटर की जगह 64 मीटर लेंदी, तो उसके लिए आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। तो बस यहां पर हमें क्या लेके चलना है, शिप वाला फंक्शन। शिप वाला फंक्शन हम कौन से वाले फॉर्मूले से लेके चलेंगे बेसिकली, ठीक है। शिप वाला फंक्शन हम कौन से वाले फॉर्मूले से लेके चलेंगे, बेसिकली फ्राउड नंबर से। मैंने आपसे बोला तो जहां ग्रेविटी इफेक्ट हो, जहां ओपन हो, शिप किस में होता है, शिप किस में होता है, ओपन में। तो ओपन में हम कौन सा यूज करेंगे, फ्राउड नंबर। तो बस फ्राउड नंबर का बेसिस यहाँ पर यूज कीजिए, जरा स्टार्ट कीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैं आपको सीधा वैल्यूज लिखूंगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम FM की बात करें, मतलब मॉडल का फोर्स क्या हो जाएगा, आपको पता है फ्राउड नंबर के लिए क्या निकल के आया था, Vm अपॉन में
वी एम अपॉन में अंडर रूट जी एल एम। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा किसका, प्रोटोटाइप का, प्रोटोटाइप मान लीजिए 64 मीटर वाला है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वीपी अपॉन में अंडर रूट जी एल पी। क्लियर है। और अगर मैं यहाँ पर रेशोस की बात कर लूं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। एम एफ एफ एम अपॉन एफ पी को हमने एक पर्टिकुलर रेशो के साथ में रिलेट कर लिया। तो अगर मैं इसको रिलेट करूंगा एक रेशो के साथ में, तो क्या क्या मैं यूज करूंगा यहाँ पर, वी एम अपॉन अंडर रूट जी एल एम इक्वल टू वीपी अपॉन अंडर रूट जी एल पी। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बोला है, अगर यहाँ पर कुछ फंक्शन आपको पता है, शिप के लिए कौन सा वाला फंक्शन यूज होगा, फ्राउड नंबर फॉर द मॉडल इक्वल टू फ्राउड नंबर फॉर द प्रोटोटाइप, ये यूज होगा, है ना। जब ये यूज होगा तो ये वाली इक्वेशन में लिख सकते हैं, ये वाली इक्वेशन लिख सकते हैं। तो जरा जल्दी से वैल्यूज रखिएगा, जी से जी कैंसिल, जी से जी कैंसिल हो जाएगी, क्या क्या बचेगी, वी एम अपॉन वीपी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल एम अपॉन एल पी। आपको क्या क्या चीज दी हुई है, मॉडल अगर ये माना हुआ है तो मॉडल की लेंथ क्या है 1, मॉडल की लेंथ हो गई 1, इसकी लेंथ हो गई 64, अंडर रूट ऑफ 81 है मॉडल की वेलोसिटी, मॉडल की वेलोसिटी 81 का मतलब क्या हुआ, ये लिखोगे 81, वीपी की वैल्यू चाहिए, कैलकुलेट करेंगे, सीधा यहां पर आंसर आ जाएगा, ये वैल्यूज पुट कीजिएगा, यहां पर आंसर आ जाएगा आपका 6.48 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे ही रिलेटेड आप क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, आपको ये जितना भी मैंने आपको बताया हुआ है, ये चीजें आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, इनको अच्छे से समझिएगा, कोई डाउट रहता तो प्लीज पूछिएगा। ठीक है, पूरा ये आपको रिवाइज करके जाना है, जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे इनके शॉर्ट नोट्स बनाइए, बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू।